So hello and welcome back to the channel everyone. Today we are going to start with the 100 MCQs marathon of पेपर नंबर 9। इससे पहले हमने पेपर 10 तक के सारे मैराथन्स कर लिए हैं, राइट? 100 क्वेश्चंस सबके। सो आई होप आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे यू कैन जो गो चेक आउट दी फ्री LUPGET सीरीज। सो हम सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले कि उसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो वी हैव ऑफ कोर्स द रेनेसा का 17th सेंचुरी, रेनेसा रिफॉर्मेशन, नेटिव इंग्लिश ड्रामा, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, मेटाफिजिकल पोएट्री, नियोक्लासिसिज्म, एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सॉनेट। फिर 18th सेंचुरी आ जाती है और रोमांटिक पीरियड आ जाता है। सो ग्रोथ इन नॉवल हम देख रहे हैं, प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, प्रोटो रोमांटिसिज्म कौन था, प्रोटो रोमांटिक कौन था, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, विलियम ब्लेक। रोमांटिसिज्म एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी डेट हमने बड़ी अच्छे से याद कर रखी है। सो रोमांटिसिज्म इज फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा 1789 है एंड आपका रोमांटिसिज्म 1798 हो जाता है। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल हो जाता है। यूनिट 3 हो जाता है 19th सेंचुरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर है हमारा, देन ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, इनके मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन मेंबर था, कौन में से मेंबर नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है। देन वी हैव 1990s। देन यूनिट 4 में 20th एंड 21st सेंचुरी में आपका आ जाता है क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस हुए थे। जॉर्जियन पोएट्री है आपका, सिंबोलिज्म, मूवमेंट पोएट्री, 20th सेंचुरी का नॉवेल, 20th सेंचुरी का ड्रामा, प्रॉब्लम पे हेनरी गिब्सन का जो कि था, थिएटर ऑफ अब्सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किचन सिंह ड्रामा, एक्सप्रेशनिज्म, एपिक थिएटर, देन ग्रोथ ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, फेमिनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी वेव्स देख लीजिए, मॉडर्न देन पोस्ट मॉडर्निज्म, और इसकी क्रोनो भी करने को हमें आती है। ओके सर, So here we have our very first question, ठीक है? So term रेनेसा जो है उसका क्या मतलब होता है? It means Reformation, revival. Yes, it means revival या फिर rebirth. Okay, rebirth of classical learning. Then the which movement questioned the authority of Roman Catholic Church? Roman Catholic Church की कौन सी movement है जो उसकी authority को challenge करता है, बताइए? So it is obviously the Reformation. देखो जो religious movement है, रेनेसा कैसी movement है? इट इज नॉट रिलीजियस, ठीक है, उसी से लेकिन सिस्टर मूवमेंट से नहीं माना जाता है। सो जो रिफॉर्मेशन है दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज जो क्वेश्चन करती है अथॉरिटी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को, ठीक है। सो दिस इज लूथर 1517 which best represents Renaissance humanism. रेनेसा के ह्यूमैनिज्म को, यानी रेनेसा की वजह से क्या हुआ था, ह्यूमन को एज अ सेंटर मानने लगे थे। इससे पहले नेचर एंड गॉड, हम इन्हें सेंटर मान रहे थे, मोरालिटी पे फोकस कर रहे थे सिर्फ। अब हमारा ह्यूमन जो है वो कहाँ जाता है, सेंटर ग्राउंड ले लेता है, सेंट्रल चीज ले लेता है, वहां पर जो थीम्स होंगी, जो बातें होंगी, जिसके अराउंड हमारी बात होगी, वो होगा ह्यूमन, राइट? सो ब्लाइंड फेथ नहीं, सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्लासिकल लर्निंग, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। बताओ, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन। So, सबसे पहले आता है रेनेसा, फिर आता है रिफॉर्मेशन, ऑब्वियसली दिया सिस्टम मूवमेंट, रेनेसा के बाद रिफॉर्मेशन आएगा, फिर रिस्टोरेशन आता है, एंड आपको ग्लोरियस रेवोल्यूशन की डेट याद रखनी है, दैट इज 1688। सो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4, ऑफ कोर्स ए इज करेक्ट। नेटिव इंग्लिश ड्रामा इवॉल्व मेनली फ्रॉम, कहां से आया है नेटिव इंग्लिश ड्रामा? मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस से आया है, दैट इज हमारे मिडिवल प्लेस। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़े भी थे, अगर आप मेरे साथ ऑलरेडी स्टार्टिंग से वीडियोस में हो तो आपको पता होगा। सो मिडिवल रिलीजियस ड्रामा इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस। हमने मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं, एकदम ट्रिक्स के साथ पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल हम गलत नहीं कर सकते। सो बता दीजिए व्हाट आर द ट्रिक्स जिससे हमने उन्हें याद किया है। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिरेकल, दैट इज मिरेकल प्लेस।
सो मेरिकल प्लेस में हमने क्या पढ़ा था, मेरिकल कौन करता है, सेंट्स करते हैं, ठीक है। देन हम मेरिकल के बाद पढ़ते हैं मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री क्या है, बुक में, बाइबल की स्टोरीज में है मिस्ट्री। फिर हमें थर्ड पढ़ा था, दैट वाज मेरिकल मिस्ट्री हो गया। मोरालिटी प्लेस, उसमें क्या मिल रहा है तुमको, एलिगरी मिल रहा है, यानी मान लो मैंने डिसिप्लिन को ही एक कैरेक्टर बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हम ह्यूमेन क्वालिटी दे देते हैं ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नॉन लिविंग चीजों को, एंड हम इनको एज अ बाइबल की चीज लेकर आते हैं, दैट इज एलिगरी का यूज करते हैं। होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। और हमने तीनों बहुत अच्छे से इसलिए याद भी किया है, हमें हमेशा याद रहेगा, ठीक है। विच प्ले टाइप पर्सोनिफाइड वर्च्यूज एंड वैल्यूज, पर्सोनिफिकेशन का यूज कहां पर हो रहा है, अभी हमने पढ़ा, दैट इज मोरालिटी प्ले। दिस इज वेरी इजी फॉर यू ऑल। एवरी मैन में गुड डीड्स का एलिगरी है, गुड डीड्स कोई कैरेक्टर थोड़ी हो सकता है, बट हमने यहाँ पर यूज किया एज अ कैरेक्टर, पर्सोनिफाई किया है गुड डीड्स को। अब मैच करना है मिस्ट्री, मेरिकल और मोरालिटी प्लेस को। वेरी इजी फॉर यू नाउ, है ना, अब तो हमने रिवाइज भी कर लिया, अब तो पता ही होगा। सो मिस्ट्री कौन, मेरिकल सबसे पहले हमने पढ़ा था, राइट। तो मेरिकल कौन करेगा, हमारे सेंट्स करते हैं मेरिकल, दैट इज 2 का ए हो जाता है। 2 का ए दिख रहा है क्या, नो। 2 का ए दिख रहा है, यस। 2 का ए दिख रहा है, नहीं, बी है इसमें, इसमें 2 का बी है, सो दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिस्ट्री प्लेस किससे हो जाएंगी, मिस्ट्री कहाँ होगी, बाइबल की स्टोरीज में होगी। मोरालिटी कहाँ पर होगा, मोरालिटी कहाँ पर मिलेगा, एलिगरी में होगा। इसको यहां तक कर देते हैं, राइट, एंड मोरालिटी एलिगरी में मिलेगा, यस। सो मिस्ट्री, बाइबल, मेरिकल, सेंट्स हो जाते हैं, मोरालिटी एलिगरी हो जाता है। सो कौन सा ट्रांसलेशन बिकेम द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, किंग जेम्स फर्स्ट का। और ऐसा नहीं है कि किंग जेम्स ही आए और उन्होंने ही पूरा ट्रांसलेशन कर डाला, नो, एक टीम बैठती है बाकायदा, सब कुछ लोग करते हैं, बट किंग जेम्स ने ऐसा करवाया था, ही टुक द इनिशिएटिव, ठीक है, उनके अंडर में हुआ है जो चीज, तो इसलिए इट्स किंग जेम्स बाइबल 1611 जो कि मानी जाती है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। नेक्स्ट वी हैव 19, so 16 द ऑथराइज्ड वर्जन ग्रेटली किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, इंग्लिश प्रोज स्टाइल को। सो रिदम, डिक्शन शेप्ड करते हैं हमारे प्रोज और पोएट्री वर्क को। सो विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट, नहीं है, एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोएट्री। इंटेलेक्चुअल विच है उनके पास, कंसीव, फारफिश, कंसीव तो लिखते ही थे ऑब्वियसली। इमोशनल सिंप्लिसिटी गलत है, क्यों गलत है भाई, क्योंकि उनके पास वो कॉम्प्लेक्सिटी से लिखते थे, वो अपनी इंटेलेक्चुअल विट को दिखाते थे, वो भी इमोशनल नहीं, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी होगा। सो मेटाफिजिकल पोएट्री इज इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। Now next we have a benediction forbidding morning. मेटाफिजिकल पोएट्री के एग्जांपल्स हैं जिसमें फेमस कंसीट यूज होता है यहाँ पर, कंपस का। और क्या एग्जांपल्स हैं, गुड मॉरो एग्जांपल है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल, ये भी एग्जांपल है हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स का, पोएट्री का, जो कि फार-फेच्ड मेटाफर्स जिसमें आपको दिखते हैं, कंसीट्स कहते हैं हमें। Valediction forbidding morning is famous for its compass conceit, बहुत ज्यादा फेमस है। डंस को जो लवर्स हैं वो कंपस से कंपस के दोनों पैन है से कंपेयर किए गए हैं, बाद में चाहे जहां भी घूम ले, है ना, वो वापस एक ही पॉइंट पे आएंगे, मिलेंगे, ठीक है। सो 2 legs ऑफ अ कंपस। डन, हर्बर्ट, मार्वल, टेम्पल, इनकी वर्क्स को हमें जोड़ना है, राइट, मैच करना है। सो डन हमारा सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हो जाता है, हर्बर्ट हमारा क्या है, द टेम्पल है, एंड मार्वल, एंड्रयू मार्वल, अभी मैंने बताया था, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एग्जाम्पल दिया था आपको, यस। सो आपका 1 का हो जाता है सी, 1 का सी है क्या यहाँ पे, 2 का सी हो जाता है, तो ये गलत है। देन वी हैव 1 का सी, यस, बी में है, 1 का बी है, ओके, 1 का सी नहीं है, गलत है ये भी, एंड यहाँ पर 1 का सी है, यस, दिस हैज 1 का सी। देन वी हैव 2, बर्थ का हमारा द टेम्पल है, दैट इज 2nd का ए होगा, 2nd का ए है इसमें, एंड इसमें 2nd का बी दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, न्यू क्लासिसिज्म एम्फसाइज किस चीज को करता है, इमोशन को। न्यू क्लासिसिज्म में विट मिलेगी, ठीक है, तो इंटेलिजेंस मिलेगा आपको, ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर, रीजन, डेकोरम, यस। सो इनिशिएटेड, ये लोग इमिटेट करते हैं ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल आइडियाज को। नेचर मेथडाइज, अब नेचर को भी मेथडाइज कर दिया, मेथड लगा दिया उसमें भी, क्या होगा, इसका मतलब है कि नेचर मस्ट फॉलो रैशनल ऑर्डर, ये किस में हो, वेरी इजी, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी नियो क्लासिसिज्म, वही ऑर्डर की अभी ऊपर हमने बात की है।
है ना? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा मैच है? एलिजाबेथ एंड एज क्या हीरोइक कपलेट्स है? नो. ऑगस्टिन एज रीजन से रिलेटेड है. यस, ये क्वेश्चन भी आता है. एज ऑफ रीजन किसको कहा जाता है? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है. व्हिच इज आल्सो नोन एज एज ऑफ रीजन. इतना एम्फसाइज करके बोल रही हूँ, ध्यान रखना. दिस इज ऑगस्टिन एज. ऑगस्टिन इज द एज ऑफ रीजन. एज ऑफ रीजन क्या है? ऑगस्टिन एज. एज ऑफ रीजन इज ऑगस्टिन एज. रीजन एंड रिस्ट्रेंट आपका ऑगस्टिन एज में आता है. Then chronologically अरेंज के लिए ऑफ कोर्स पहले एलिजाबेथ फर्स्ट आती हैं, फिर जेम्स वन आते हैं, तब चार्ल्स, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट की कोई भी एयर नहीं होते हैं, जेम्स फर्स्ट आते हैं, उनके बाद चार्ल्स आते हैं, एंड चार्ल्स फर्स्ट के बाद आपको पता है उनका बेटा चार्ल्स सेकंड आता है. बीच में चार्ल्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में ऑलिवर क्रॉमवेल का टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि इनको बिहेड कर दिया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एक मोनार्क को ऐसे बिहेड किया गया था पब्लिकली. सो अब मोनार्क की जो पावर होती है यहाँ से कम हो जाती है. एंड जब बीच में ऑलिवर क्रॉमवेल का पीरियड क्या क्या कहलाता है? रिपब्लिकन पीरियड आप उसको कह सकते हो, कॉमनवेल्थ पीरियड कह सकते हो, राइट, इंटररेग्नम कह सकते हो. एंड चार्ल्स सेकंड आते हैं, दैट इज नोन एज द रिस्टोरेशन, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हो गई है. यस, सो ऑप्शन इज ऑफ कोर्स 1 2 3 4 एंड दैट इज इन द C1. सो सही. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. Which poet perfected the English sonnet? इंग्लिश सॉनेट को परफेक्ट किस पोएट ने किया है? हमारे शेक्सपियर, जो कि सॉनेट्स के लिए जाने जाते हैं. 154 सॉनेट्स लिखे हैं जिन्होंने. ये भी आ जाता है किसको डेडिकेट, कितनी सॉनेट्स की हैं. विट और सरले, जो थॉमस विट हैं एंड अर्ल ऑफ सरे हैं, ये लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. बट अगर परफेक्ट की बात आए तो शेक्सपियर है वो. राइम स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट का क्या है? ये कोई भी बच्चा क्या गलत कर सकता है मुझे बता दो, क्योंकि हम ऑलरेडी सबकी राइम स्कीम्स कर चुके हैं. चाहे हमसे शेक्सपियरियन सोनेट पूछ लो, मिल्टॉनिक पूछ लो, स्पेंसेरियन पूछ लो, कोई पेट्रार्कन पूछ लो, अब्बा वाला, है ना, तो कुछ भी पूछ लो, वी आर रेडी टू गिव द आंसर, क्योंकि हमने ये प्लेलिस्ट बहुत रिलीजियसली फॉलो की है एंड ढंग से पढ़ी है. सो ऐसा कोई भी जो बच्चा है जिसने ढंग से प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, वो उसके लिए ये बख्शो वाली चीज है, बिकॉज ये हमने बहुत अच्छे से ट्रिक से किया है, कभी नहीं भूलोगे आप किसी भी एग्जाम के लिए. सो अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं. सबसे पहले शेक्सपियरियन सोनेट में हम क्या देखते हैं कि जी होना चाहिए पीछे. सो जिसमें नहीं है उसको हटा दो फटाक से. इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इन दोनों में है. ठीक है, अब देखो कि ए बी है, ये सही बैठ रहा है ना. सी डी है, डी के बाद ई आ रहा है, ई एफ है, एफ के बाद जी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए के बाद फिर ए दे दिया. दिस इज रॉन्ग. ए बी होना चाहिए था. सो आंसर इज बी. हमें हमारे सारे बहुत अच्छे से याद है सबकी राइमिंग स्कीम. 3 क्वार्टरेंस है और एक कपलेट है आखिरी में, राइट. विच फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विश कर रहा है हमारे एलिजाबेथन लिटरेचर को, बता देना. ऑप्टिमिज्म एंड एडवेंचरस स्पिरिट्स आपको मिलती है. सो कॉन्फिडेंस है, एक्सप्लोरेशन है और वाइटैलिटी है. सो कौन सा स्टेटमेंट है अबाउट रेनेसां लिटरेचर जो कि फॉल है? रेनेसां के बारे में बताना है. क्या ये रिवाइव करता है क्लासिकल आइडियाज को? जी हाँ, तभी उसको रेनेसां भी कह रहे हैं, रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर. ठीक है, सो ये बात सही है, बट हमें फॉल्स लगाना है. हम अंडरलाइन पहले ही फॉल्स को कर लेंगे, जिससे हम फ्लो में गड़बड़ ना कर दे. सो इट इनकरेज सेकुलर लर्निंग. जी हाँ. एंड इट डिस्करेज इंडिविजुअलिज्म. दिस इज राइट, क्योंकि यही फॉल्स है. क्यों ये फॉल्स है बताओ? क्योंकि इंडिविजुअलिज्म की तो बात हो रही है यहाँ पर, अब हम ह्यूमन सेंट्रिक बन रहे हैं. सो ये तो गलत हो जाएगा. सो इट प्रमोटेड ह्यूमनिज्म. यस, रेनेसां स्ट्रांगली प्रमोट करता है इंडिविजुअलिटी को. So who is regarded as the father of English novels? Father of English novels हम किसको कहते हैं? It is none other than Daniel Defoe. It's Robinson Crusoe इनका वर्क है 1790, जो पायनियर है रियलिस्टिक नॉवल का. राइट, अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली. रॉबिन्सन क्रूसो पहले आते हैं, एंड देन वी हैव आवर पैमेला, देन टॉम जोन्स, विकार ऑफ वेकफील्ड. सो इसको हमें अरेंज करना है, लाइन वाइज ही लगा है 1 2 3 4. एंड ईयर्स देख लीजिए आप. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न एंड मग अप दीज ईयर्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी राइटर्स पब्लिकेशन वर्क और उनके पब्लिकेशन डेट्स याद करने के लिए है, राइट. और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सारे ईयर्स हमें याद करने, इन द सेंस
सारे ईयर मतलब कि जो हमारे पूरे स्टार्ट होते हैं एंग्लो सैक्सन एज से। ओके, सो ऑलरेडी ऑल्दो इतना ओल्ड पीरियड का पूछा नहीं जाता, बट इंग्लिश स्टूडेंट्स को वैसे भी पता होना चाहिए, सो हम पता रखेंगे उसको। सो एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन एज, चौसर की एज, ठीक है, सारी हम एजेस लाइन वाइज याद रखेंगे। उनके ईयर्स क्रोनो में आ गए तो भी हम लगा लें ऐसा। उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए हैं, गन प्लॉट ट्रेजेडी हो गई है ना, ये सब चीजें हमें उनकी डेट्स भी याद रखनी है। सो हम आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न और मग अप देम, सिर्फ एक बार आप आंखें घुमा लें, मे बी आ जाए तो देख लें, वैसे तो जहां तक नहीं आए शायद, ठीक है। सो 1719 इज रॉबिन्सन क्रूसो, देन पैमेला इज 1740, टॉम जोन्स इज 1749 एंड विकार ऑफ वेकफील्ड इज 1766। ओके, so which novel is written entirely through letters, यानी epistolary novel, नाम सुनते ही it should be Pamela, ठीक है। This is also in our course in MA. पैमेला क्लासिक एपिस्टोलरी नॉवल है, जो लेटर के फॉर्म में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। सो डिफॉय, रिचार्डसन, फील्डिंग और स्टर्न, इनको आपको इनके वर्क से मैच करना है, एंड ऑफ कोर्स सैम्यूल रिचर्डसन का आपका पैमेला हो जाता है सेकंड का सी। ओके, सेकंड का सी देखिए, इसमें क्या है, सेकंड का डी है तो इसको कैंसिल कर दो। सेकंड का क्या, इसमें सी है, यस, ये हमारे पास बचता है सी में, सेकंड का सी है, ये बचता है डी, सेकंड का बी है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, सेकंड का सी हो गया, एंड देन वी हैव डैनियल ड्यूफो। डैनियल ड्यूफो का आपका क्या है, इट्स रॉबिन्सन क्रूसो। अभी ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा नहीं आता, ऊपर ही पढ़ के आ रहे हो, अभी भी गलत कर रहे हो, जो ढंग से नहीं पढ़ा आपने। सो डैनियल ड्यूफो का आपका रॉबिन्सन क्रूसो हो जाता है, एंड दैट इज वन का डी, वन का डी इसमें है, एंड ये बचा था इसमें वन का बी है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज बी। डेनियल डीफो का आपका हो जाता है रॉबिन्सन क्रूसो, रिचर्डसन, सैम्यूल रिचर्डसन का पैमेला हो जाता है, फील्डिंग का आपका टॉम जोन्स हो जाता है, ओके, एंड देन स्टर्न का क्या हो जाता है आपका, ट्रिस्टन शैंडी, दैट इज स्टर्न का ट्रिस्टन शैंडी। Okay, I hope this much is clear to everybody now. 25 to 30 pre-romanticism हमें जानना है, romanticism जानना है। So, which writer called Shakespeare nature's child? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कोटेशंस जो भी कही गई हैं शेक्सपियर के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स, मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कोटेशंस दी हैं, ड्राइडन ने क्या कहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली वीडियो में ही बता दिया था। That's why I'm again and again emphasizing on this fact कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज प्लीज रिलीजियसली स्टार्टिंग से फॉलो अप कीजिए, आपको किस वीडियो में क्या नॉलेज मिल रही है और कौन सी चीज कहाँ आ जाती है आपके पेपर में, यू नेवर नो, राइट। सो डोंट लीव एनीथिंग इफ यू वांट टू गेट दिस सीट। इफ यू डोंट वांट और ऐसे ही आप दे रहे हैं एग्जाम, देन ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, बट या। सो व्हिच राइटर कॉल्ड शेक्सपियर नेचर्स चाइल्ड? नेचर्स चाइल्ड कौन कहता है? इट्स ऑफ कोर्स ड्राइडन कहते हैं उन्हें नेचर्स चाइल्ड। एडमायर करते हैं हमारे शेक्सपियर को, नेचुरल जीनियस, उनकी नेचुरल जीनियस को एडमायर करते हैं। सो व्हिच पोएट इज कंसिडर्ड द फोररनर ऑफ रोमांटिसिज्म? फोररनर, स्टार्टिंग वाले कौन है? अलेक्जेंडर पोप बिल्कुल नहीं, रोमांटिसिज्म से कहीं लेना देना नहीं है इनका। दिस इज थॉमस ग्रे, एज ही रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जैसी पोएम्स है इनकी। सो ग्रेज इमोशनल नेचर ओरिएंटेड पोएट्री एंटिसिपेट क्या करती है? रोमांटिसिज्म को, है ना। यस, सो ये देखो कंट्री साइड के लोगों की बात कर रहे थे, इसमें नेचर की बात हो रही है, ठीक है। विच वर्क इज नोन एज द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म? वेरी इजी, बहुत अच्छे से पता है सबको, दिस इज लिरिकल बैलेंस 1798 एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। यस, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज वाला ये पब्लिश है। फिर इसके लेटर एडिशंस आते हैं जिसमें आपको प्रीफेस भी मिलता है, 1800 में आता है, 1802 में आता है, ऐसे, ठीक है। हु रोट द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस? ये विलियम वर्ड्सवर्थ अकेले लिखते हैं, तब तक कॉलेज और इनकी नहीं बन रही होती है। सो प्रीफेस द टू 1800 एडिशन, इस एडिशन में आता है प्रीफेस 1800 में, और यहीं पर आपकी ये वाली कोटेशन जो बहुत फेमस है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, फेमस आती है। सो लिरिकल बैलेंस का दिस वाज वर्ड्सवर्थ अलोन, ठीक है, इसमें नहीं दोनों को लिख देना है आपको। सो दी डिफाइन करता है रोमांटिक पोएटिक थ्योरी को।
पहले तो ये लोग जब पब्लिश करते हैं तो डरते हैं, तो अपना नाम वाम नहीं लिखते हैं, एनोनिमसली होता है, एंड देन लेटर ऑन जब पता चल, क्योंकि ये एक ऑर्डर और सब चीज के अगेंस्ट लिख रहे थे, ठीक है, बट जब इन्हें पता चलता है कि अरे वाह लोग पसंद कर रहे हैं इसको एंड एवरीथिंग, सो दे राइट इन नाउ। अब ये प्रीफेस के साथ देता है जिसमें पूरा अच्छे से डिफाइन होता है रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक पोएट्री एम्फसाइज क्या करी है, लॉजिक और ओवर इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं, इनके लिए इमेजिनेशन इज द प्रायोरिटी, लॉजिक नहीं रहता है, इमेजिनेशन ओवर रीजन, यस, imagination is central to romantic aesthetic. Rules over originality नहीं, originality over rules. Wit over emotion नहीं, emotion over wit. ठीक है? So which event had the greatest influence English romanticism पे? सबको पता है, this is French Revolution. ठीक है, पता है, but question दे के गलत नहीं करना है, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो इंस्पायर करती है सारे रोमांटिक राइटर्स को। ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, इनको मैच करना है, ठीक है। बताइए आप, सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं, देखो जहां पर विजनरी दिख रहा है ना, सो ब्लेक को हम मार्क कर देंगे विजनरी सिंबोलिज्म से। नेचर और कॉमन लाइफ की बात कौन करेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी आवर विलियम वर्ड्सवर्थ। Then we have our Coleridge, okay, Shelley, पीबी शेली। सबने इतनी बार पिछली वाली प्लेलिस्ट में या मैराथन में हमने कर रखा है, पिछली वाले मैराथन में, यू विल चेक दैट आउट, ठीक है। रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म जो ऑलरेडी मेरे साथ कर रहे हैं उनको पता है ये बात, रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म इट इज पीबी शेली से रिलेटेड है, ठीक है। कोलरिज आपके रहते हैं इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी दिया उन्होंने, सुपरनैचुरल, ठीक है। सो यस वी हैव दीज एंड द करेक्ट आंसर इज 1 का बी। ब्लेक का बी हो जाता है एंड वर्ड्सवर्थ का 2 का क्या हो जाता है, आपका सी हो जाता है। 1 का बी एंड 2 का दिस इज रॉन्ग, ओके। 1 का बी 2 का सी, हाँ सही है। 3 का ए एंड 4 का डी है, 3 का ए है, यस, 4 का डी है, perfect, correct. So option B is correct. Blake, visionary, Wordsworth, nature, Coleridge, supernatural, Shelley, idealism. Which poet described poetry as a spontaneous of powerful feeling? अभी बता ही दिया मैंने. So it's Wordsworth. From the preface to the lyrical ballads, ये ली गई है 1800 में, है ना. Now third 33 question, which romantic poet development the theory of negative capability? Developed the theory of negative capability हम already कर चुके हैं, uncertainty में भी you know रहना उस situation में भी, and that is who is that? Keats, none other than Keats. Keats, great poets remain open to uncertainty, ठीक है। Which romantic poet is called the poet of beauty? Beauty का जहां भी नाम आएगा, that poet of beauty, romantic poet कोई पूछे तो that is Keats, of course Keats. Keats की lines भी आपकी famous है ना, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है, ऐसी उनकी लाइंस हैं, ऑल द ट्रूथ इज ब्यूटी, है ना। सो ऐसी लाइंस है उनकी, ब्यूटी इज किड्स सेंट्रल पोएटिक आइडियल, ठीक है। बहुत ज्यादा उनका वर्क्स में आपको ये मिलेंगी और लाइंस भी ऐसी मिलेंगी। सो इट इज नन अदर देन कीट्स, ऑफ कोर्स, हमने डिस्कस भी किया पहले, इससे पहले बहुत बार PYQs वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक। अरेंज रोमांटिक पोएट्स क्रोनोलॉजिकली बाय बर्थ, बर्थ से लगाइए सबसे पहले, ऑफ कोर्स इट्स नन अदर देन ब्लेक, देन वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, और आखिरी में कीट्स काफी बाद में उसके, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4, ये गलत हो जाता है, दिस इज राइट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लेक ईयर्स देख लेते हैं, 1757, वर्ड्सवर्थ 1770, 1770, 1770 वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है। कोलरिज कैसे याद रखोगे, उनके जस्ट 2 साल बाद आ रहे हैं, किसके, वर्ड्सवर्थ के, तो 1772, 1772 सबसे पहले 1770, फिर 1772 कोलरिज, 2 साल बाद 1770 वर्ड्सवर्थ, कोलरिज 2 साल बाद 1772, ब्लेक उससे बहुत पहले 1757, कीट्स बाद काफी 1795, 1795। अब ब्लेक का क्या हो गया, 1757 हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770, कोलरिज 2 साल बाद 1772, Keats काफी बाद 1795. Okay, very good. To all those who have learned with me, good. Which writer is known for the historical novel? Historical novel के लिए कौन सा राइटर माना जाता है?
जेन ऑस्टिन या वॉल्टर स्कॉट, ऑफ कोर्स डिकेंस नहीं, थाकरे नहीं, स्कॉट पॉपुलराइज करते हैं आपकी हिस्टोरिकल नॉवेल्स को, ठीक है। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रोमांटिसिज्म इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट रोमांटिसिज्म के बारे में गलत है, फॉल्स है। ये वैल्यू करता है इमेजिनेशन, हाँ बिल्कुल सही है भाई, आप बस सही बता रहे हैं। इट सेलिब्रेट्स इमोशन, बिल्कुल बात सही है आपकी। रिजेक्ट करता है क्या नेचर को, जी नहीं, इट सेलिब्रेट्स नेचर। आप लिटरेचर के बंदे के सामने ये मत बोल दीजिएगा, जैसे आप रोमांटिसिज्म बोलेंगे नेचर अपने आप साथ में जुड़ जाता है ना। तो यस, नेचर इज सेंट्रल टू रोमांटिक पोएट्री, तो आप ये गलत बता रहे हैं। So this one is the correct answer, क्योंकि फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट पे हमने अंडरलाइन कर लेना है इसलिए। Which romantic poet is known as a lake poet but was not one of the original three? Lake poet जो लेक डिस्ट्रिक्ट के पास रहते थे, रोमांटिक पोएट्स उनको कहते थे, एंड दिस आंसर इज सदी। सो इसमें वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे एंड सदे थे, ठीक है। Which critical work is written by S.T. Coleridge? S.T. Coleridge का कौन सा वर्क है? A Defense of Poetry, Biographia Literaria, yes. प्रेफेस टू लिरिकल बैलेंस उनका नहीं है, वर्ड्सवर्थ का है। स्टडी ऑफ पोएट्री भी नहीं है उनका, आर्नल्ड का आई थिंक। ओके, सो कंटेन्स कॉलरिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, किसमें? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। वो जो हम लिटरेरी थ्योरी इन क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म में भी वो इंपॉर्टेंट है, एंड आई टोल्ड यू कि उससे भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ठीक। विच पेयर इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? लाइन करो इनकरेक्ट को सबसे पहले। ब्लेक विजनरी मिस्टिसिज्म है, हाँ है। वर्ड्सवर्थ नेचर से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, ये बात एकदम सही है। शेली कंजर्वेटिज्म है, नहीं, ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे भाई, इनकी पोएम्स देखिए आप, ठीक है। बायरन का बायरॉनिक हीरो, बिल्कुल सही है। सो यस, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना। तो ये बेचारा सही होते हुए भी गलत हो जाता है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। शेली वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट, नॉट कंजर्वेटिस्ट, ठीक है। अब बताइए, बिगिनिंग एंड फिक्शन की बात हो रही है, विक्टोरियन एज की। सो व्हिच इवेंट इज जनरली टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज की बिगिनिंग कहां से है? डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखो, वर्ड्सवर्थ की डेथ से नहीं होगा, किसी क्वीन की और किंग की डेथ से आप भले एज का स्टार्ट एंड बता सकते हो, पोएट से नहीं होता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके बाद कम हो गई थी राइटिंग्स, ये बात आपकी सही है, बट उससे एंड हो जाता है रोमांटिक एज, ये नहीं है। ऐसे हमने बात भी की है, डिस्कस भी किया है, ये नहीं कि आज रात में रोमांटिक चल रहा था, कल से चलो विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाने वाला है, ऐसा कोई ऐलान हो जाए, या मैं एकदम से रात में सोचूं कल से मुझे विक्टोरियन पोएट्री लिखनी है। नो, दिस डजंट हैपेंस, राइट। स्लोली होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है थोड़ा बहुत, एंड देन चीजें बदल रही होती हैं। सो या, डिक्लाइन हो जाता है ऑफ कोर्स, बट एंड नहीं होता है, ठीक है। जनरली बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एज तभी होगा जब उसका एंड होगा। सो एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यस, क्वीन विक्टोरिया का एक्सेशन होता है, दैट इज when 1837, कब तक? जब तक उनकी डेथ नहीं होती 1901, तब तक हमारा विक्टोरियन पीरियड चलता है, राइट। सो विक्टोरियन एज begins 1837 से। which characteristic is least associated with the Victorian literature? सबसे कम एसोसिएटेड कौन सा है? मॉरल अर्डर से साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, या ऑब्वियसली विक्टोरियन में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होगी, मॉरलिस्टिक बहुत दिखाते थे अपने आप को, escapist medievalism, yes, this is wrong, socialism सही है। So chiefly ये क्यों जाना जाता है विक्टोरियन लिटरेचर, किस चीजों से? रियलिज्म, मोरालिटी एंड सोशल कंसर्न। सो अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली, सबसे पहले एक्सेशन ऑफ विक्टोरिया होगा, फिर उनके रेन में ही क्रीमियम वॉर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हमारे डार्विन्स लिखते हैं, देन डेथ ऑफ विक्टोरिया 1901 में हो जाता है। So it's correct. 1, 2, 3, 4. Yep. So 1837 में वो अपना थ्रोन एक्सेशन होता है उनका, फिर 1853 to 56 आपके क्या चलेंगे? क्रीमियम वॉर्स चलेंगे। देन 59 में क्या होगा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वर्क लिखा जाएगा, विच शेटर्ड पीपल्स बिलीव कि हम ऐसे ही डिवाइन की वजह से नहीं आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, हमारा ओवर द पीरियड ऑफ ग्रोथ हुआ है, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है, कैसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हुआ है, हम पहले जैसे जो होमोसेपियंस कैसे बने हैं, बिफोर हैंड हम बंदरों से आए हैं कहीं ना कहीं, है ना, वो सब चीजें। सो पीपल वर शैटर्ड, है ना, उनके बिलीव्स, उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स शैटर्ड हो चुके थे, एंड 1901 में आखिरी में क्या होता है? विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। सो डार्विन्स की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, चैलेंज करती है क्लासिकल माइथोलॉजी को, नहीं, बिब्लिकल
क्रिएटिनिज्म, ठीक है, जो क्रिएशन हो रहा है, एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, यस अभी मैंने आपको बताया। सो एवोल्यूशन डीपली इन्फ्लुएंस करता है विक्टोरियन थॉट को, तभी वो इतना रैशनल और साइंटिफिक आपको दिखेंगे। डिकिंस, हार्डी, इलियट, थैकरे, इनके वर्क्स को मैच करो। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आपके कोर्स में है, हार्डी से मैच हो जाएगा। एंड देन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी आपके कोर्स में है, दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, चार्ल्स डिकेंस से मैच हो जाएगा। 1 का डी हो जाता है, 1 का बी है हटा दो, 1 का डी है, 1 का डी है रखो, एंड 1 का डी, 1 का डी नहीं है हटा दो, ठीक है, ओके। 1 का डी है, यस। एंड हार्डी में आपको क्या हो रहा है, 2 का आपका हो रहा है, हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, सो दैट इज 2 का सी। 2 का सी देखो जल्दी से गाइस, 2 का सी, इसको तो हमने हटा ही दिया है ना, यस, इसमें 2 का सी है, इसमें 2 का ए हो जाता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो डिकेंस का आपका हो जाता है none other than great expectations, हैरी का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। देन जॉर्ज इलियट का आपका हो जाता है मिडिल मार्च, मिडिल मार्च। वैनिटी फेयर किसका है, ठाकरे का है, अभी पीछे भी हम पढ़ के आ रहे हैं। सो वैनिटी फेयर इज ठाकरे, ओके, व्हाट आई डिड, वैनिटी फेयर को वैनिटी फेयर से, दिस इज ठाकरे, ओके, ठीक है, चलो अच्छा आप इससे समझ लो, ओके, आई हैव क्रिएटेड अ लॉट देयर, लेट्स जस्ट रिमूव देम, है ना, ओके, चल इतना ठीक है। Now let's go on further guys, तो आगे बढ़ते हैं। which novelist is called the novelist of London, novelist of London किसको हम कहते हैं, it is none other than Charles Dickens। Dickens vividly portray करते हैं अपने लंदन people को, institutions को, वो अपनी जगह के चीजों को, pros cons सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड वर्ड्सवर्थ आप देखोगे ना, एक तरह से ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे कि वो अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। इवन टेम्पेस्ट जो उनका लास्ट वर्क है उसमें आपको आइलैंड्स तक का एक्सप्लोरेशन दिखेगा। सो या थॉमस हार्डी कॉल्ड हिज फिक्शनल कंट्री, जैसे हमारे यहाँ मालगुडी है इंडिया में बनाया गया, एंड वैसे ही इनका थॉमस हार्डी का बनाया गया वेक्सेस कंट्री है। सो हार्डीज नॉवेल सेट इन सेमी फिक्शनल टाउन जो उन्होंने बनाया हुआ है, दैट इज वेसेक्स, वेसेक्स याद रखेंगे। जॉर्ज इलियट का पेन नेम क्या था, मैरी एन इवांस, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले भी कि स्यूडोनेम जरूर आ सकते हैं, हमारी ब्रॉन्टे सिस्टर्स के स्यूडोनेम्स थे, है ना। सो इट्स लाइक लोग अपने स्यूडोनेम्स क्यों रखते थे या कभी कभी मेल नेम्स क्यों रखते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर एक वुमेन ने लिखा है वर्क तो उसको शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा, इस वजह से तब उस वक्त वुमेन राइटिंग नहीं की। दिस इज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। Which Victorian novelist is most associated with psychological realism? कौन सबसे ज्यादा एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल रियलिज्म से? आंसर इज जॉर्ज इलियट, जिनका भी हमने मैरी एन इवांस नाम भी जाना स्यूडोनेम। सो which किसका था, जॉर्ज इलियट। Which statement about Victorian fiction is true? True बताना है आपको विक्टोरियन के बारे में। It avoided social issues, जी नहीं, वो social issues की बात करते थे। It emphasized realism and moral responsibility, yes this is correct। Address करते हैं poverty, class, industry, morality को। Alfred Lord Tennyson was appointed poet laureate, किनके बाद, हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किसके बाद बनते हैं, इट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। सो पहले वर्ड्सवर्थ होते हैं, उनके बाद हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या बनते हैं, पोएट लॉरेट बनते हैं, किस ईयर में, 1850 में। Which poem is Tennyson's elegy for Arthur Henry Hallam? पूरा क्या नाम है, Arthur Henry Hallam, right? AHH। तो it is of course none other than in memoriam। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ चीजें मैं आपको लिखने को कहती हूँ गाइस, प्लीज राइट इट, है ना। ऐसा तो नहीं है आप पूरे दिन, मैंने आपको कहा है कि 10+ आवर 12+ आवर्स आपको पढ़ने हैं, तो उसमें सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हैं, रीडिंग्स ही लगा रहे हैं, आप कुछ तो लिखेंगे ना एटलीस्ट, राइट समथिंग, है ना। तो वो मैं कुछ ही चीजें आपको लिखने को कहती हूँ, प्लीज प्लीज राइट दैट एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट, बिलीव यू मी, ठीक है।
तो आपको सारी इंपॉर्टेंट एलर्जीज किसने किसके लिए लिखी हैं, पब्लिशिंग डेट मंथ हो, याद कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो इट्स ओके, आई विल नॉट फोर्स यू टू डू दैट, बट एटलीस्ट एलर्जी किसने किसके लिए लिखी है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर परफेक्टिंग द रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। कोई इसमें वो थोड़ी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, सिंगल स्पीकर होता है और एक आदमी लिसनर होता है, ड्रामा टाइप का चल रहा होता है, यानी डायलॉगिक फॉर्म लग रहा होता है, आपको कॉन्वो टाइप स्टाइल लग रही होती है, ठीक है। एंड यस, एक ही स्पीकर बस बोले जा रहा है, उससे आपको उसकी साइकोलॉजी के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका माय लास्ट डचेस हमारे कोर्स में ही है, ओके। सो व्हिच विक्टोरियन पोएट रोट द ब्लेस्ड दामोजल, किसने लिखा है ये, दिस इज नॉट अदर देन डांटे गैब्रियल रॉसिटी, ओके। सो अब मैचिंग करनी है आपको, टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का डोवर बीच हमारे कोर्स में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। My last duchess is Robert Browning, of course पढ़ा हुआ है। 1 का B हो जाता है and 2 का C। 1 का B है इसमें, 1 का D है, कैंसिल आउट कर दो, 1 का कैंसिल, C है, अच्छा C में 1 का C है, ओके रॉन्ग। Then we have, ओके, फोर्थ में देखो क्या चाहिए आपको, 1 का B चाहिए, फोर्थ में 1 का B, okay, A, B, C, and then we have D, okay. So option number B, 1 का Alfred Lord Tennyson is in memoriam. Okay, एक second. Browning is My Last Duchess, ठीक है. Arnold, Matthew Arnold is Dover Beach, है ना? This is the correction we need to do. So option B is correct. Matthew Arnold का Dover Beach हमारी कोर्स में है. Okay, so Matthew Arnold described literature as, उनकी famous quotation है criticism of life, ठीक है. अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, दिस इज B1, वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर टेनिसन का डोवर बीच समझ लिया था, नो ऑफ कोर्स इट्स बाय, आपका टेनिसन का कौन सा वर्क है, इट्स इन मेमोरियम, अभी ऊपर भी पढ़ा है हमने, एंड मैथ्यू आर्नल्ड का है हमारा डोवर बीच, ओके। सो मैथ्यू आर्नल्ड को आप बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं लिटरेचर को, उनकी कोटेशन है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इंटरप्रेट करते हैं लाइफ मोरालिटी एंड intellectuality of course. Okay, 57 we have the Pre-Raphaelite Brotherhood was founded in which year? Which year? बताओ कब आया है? So it is 1848 and founded by Rossetti, ठीक है, Melians and Hunt. Now Pre-Raphaelites जो है वो किनको एडमायर कर रहा है, एडमायर्ड कौन, इंडस्ट्रियल रियलिज्म अलोन, देखो अलोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, सो हम इसको एकदम एक्सट्रीम्स में हम नहीं जाते हैं, ये बात आपको पता ही है ना, सो ये बिल्कुल भी नहीं होगा वैसे भी। मिडिवल आर्ट बिफोर रफेल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। नॉटी 90s क्या दिखाता है आपको, इसमें क्या रहेंगे, लिटरेरी डिसेंडेंट्स एंड एस्थेटिसिज्म ऑफ 1890s, which pair is incorrect, अब बताओ which pair is incorrect। रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक लॉग बिल्कुल सही है, आर्नल्ड का क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ उन्होंने कोटेशन ही दी थी, बिल्कुल सही है, हार्डी का वेसेक्स नॉवेल्स ऑफ कोर्स उन्होंने भी एक सेमी फिक्शनल टाउन बनाया है, कंट्री बनाई है, so this is सही this is सही, okay, then Victorian shall where I am here, D, Dickens stream of consciousness है क्या, नहीं, stream of consciousness के कौन फेमस है, हमारी वर्जीनिया वुल्फ फेमस है, जेम्स जॉयस फेमस है, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स आपके मिसेस ज़ैलोवे हो गए, है ना। ओके, सो दिस इज 20th सेंचुरी का है ये, और ये लोग बिल्कुल रिलेटेड नहीं है डिकेंस, इसके डिकेंस पहले ही आ जाते हैं। सो व्हिच लिटरेरी मूवमेंट रिएक्टेड अगेंस्ट विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी एंड ऑर्नेट स्टाइल, जो इतना था उसका विक्टोरियन एज का, उसके अगेंस्ट कौन आता है, कौन रिएक्ट करता है, नन अदर देन इट्स मॉडर्निज्म। सो मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटेशन बहुत सारा होता है, उसमें फ्रैगमेंटेशन है क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो चुका है, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में तो लोग पहले सर्च करने की कोशिश भी करते थे कि हाँ भाई कोशिश करो, ढूंढो क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, फेट ढूंढो, कोई एक पॉसिबल होप ढूंढो, बट आफ्टर दैट पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद इट्स लाइक आपकी वर्ल्ड वॉर 2 भी जब हो चुका है, सो पीपल आर लाइक जस्ट सेलिब्रेटिंग व्हाटएवर इट इज देयर, फ्रैगमेंटेशन को ही वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है।
दे आर नॉट नाउ सीकिंग होप, ये वो नहीं हो रहा है, ठीक है. सो या now question number 62, arrange chronologically Georgian poetry, imagism, high modernism और postmodernism. देखो बहुत ध्यान से देखें, जॉर्जियन पोएट्री सबसे पहले आता है, देन आपका इमेजिज्म आता है, एंड याद रखोगे कि पोस्ट वाला बाद ही में आएगा, एंड हाई मॉडर्निज्म बीच में आएगा, एंड देन पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा, ठीक है. सो जॉर्जियन पोएट्री 1908 टू 1912, डेट भी याद कीजिए 1908 टू 1912 जॉर्जियन पोएट्री. इमेजिज्म 1912 जस्ट बाद, 19 हाई मॉडर्निज्म 1920s, और उसके बाद ही पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा. So Georgian 1908 to 12, Imagism 1912, High Modernism 1920s and Postmodernism बाद में आएगा, ठीक है, later on. सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. दैट इज 1 2 3 4. Then who is regarded as the chief spokesman of the Imagism? Imagism का chief spokesman कौन है? W.B. Yeats बिल्कुल नहीं है. इनका Irish literary revival पूछा जाए किसका है तो W.B. Yeats आंसर आएगा, ये बात भी ध्यान रखना. Okay, this is a bonus point to remember. Now Ezra Pound, of course, यही Ezra Pound is the one जिन्होंने हमारी वेस्टलैंड इतनी इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएम को छोटा करवाया था टीएस सीरीज से. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. और ये इमेजिज्म होता क्या है, तुम्हें लगता होगा कंसाइज सा लिखना है इमेजिज्म में, ऐसा कुछ जिससे पोर्ट्रे हो जाए एक इमेज भी, है ना. और इसमें पता है आपको लग रहा होगा अच्छा कंसाइज लिखना है, बहुत छोटी लाइंस लिखनी है, 4 5 6 लाइंस के अंदर तो कंप्लीट हो जाना है. सो वेरी इजी, ये तो मैं भी कर लूंगा. 4 5 लाइन तो हम लोग पंक्तियां लिखते ही रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हमारे पोएट्री ग्रुप में शेयर होता रहता है. ओके सो गाइस बड़ी बात है बिकॉज दिस वाज रियली वेल कंस्ट्रक्टेड. उन 4 5 लाइन में ही आपका सब कुछ आ जाना है. लाइक आपको सेटिंग पता चल जानी है, आपको सीजन भी पता चल जाता है, एट टाइम्स बैकग्राउंड पता चल जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है वो पता चल जाता है. एंड that's why you know people, so it is very well thought. बड़ी पोएम आपको लिखनी होगी, फ्लो ऑफ इमोशंस में आप लिख डालेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो इश्यूज. बट जब आपको उसी चीज को कंसाइज करके बड़ी सी चीज का सार दिखाना है छोटे से पोएम में, दैट इज टफर. ओके कुछ चंद लाइनों में आपको बहुत कुछ कैरी कर ले जाना है, दिखा ले जाना है, पोर्ट्रे करना है, दैट इज टफर. एंड यू नो इसके इतनी छोटी पोएम्स के आपको एक्सप्लेनेशंस इतने बड़े बड़े मिलेंगे कि यू नो प्रोफेसर एंड ऑन एक्सप्लेनिंग देम टू पीपल लाइक 4 to 7 days. ऑफ कोर्स एक हफ्ता तक लग जाता है. मैं उन ऑफ कोर्स करने को हम एक दिन में तुरंत 5 मिनट की वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं. बट द वन हु गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, जो ढंग से पढ़ाते हैं प्रोफेसर, जो बहुत डिटेल्स में जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, है ना. ओके सो यस द आंसर इज इजरा पाउंड, which is not a principle of imagism. का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है बताओ? precise precision of language है, of course, direct treatment of subject है, ornamental verbosity. Okay, so ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ornamental verbosity क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पर verbally बहुत ज्यादा ornamentation, बहुत सारे figure of speeches, styles, ये वो नहीं यूज कर देंगे. फलाना ढमकाना बढ़ गया पूरा नहीं, हमें कंसाइज रहना है ना. सो इमेजिज्म जो है, इमेजेस जो है वो रिजेक्ट करते हैं अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन को. सो ऑप्शन इज सी, क्योंकि हमें नॉट ही पूछा था. नॉट को अंडरलाइन कर लेंगे पहले. ओके सो 65 to 72 देख लेते हैं. इमेजिज्म, सिंबोलिज्म, जॉर्जियन पोएट्री, मॉडर्निज्म. ओके सो सबसे पहले आपके पास अब इमेजिज्म नाम सुनते ही किसने किसने इजरा पॉन्ड को सबसे पहले कर दिया? वेरी गुड, ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है मॉडर्निज्म. टीएस इलियट की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम ही है मॉडर्निज्म की, वेस्टलैंड. सो उनको हमने कर देना है. सो 1 का आपका सी है एंड 4 का आपका डी है. 1 का बी है, इसमें हटा दो. 1 का सी है बी में, है ना. सी में 1 का सी है रखो, एंड इसमें डी में 1 का डी है, इसको भी हटा दो. सो ऑप्शन इज कौन सा? 1 का सी तो देख लिया. अब मॉडर्निज्म 4 है, 4 का डी होना चाहिए, 4 का डी. एंड यहाँ पर
4 का B है, so this is wrong and C is correct. So option is pound जो है वो imagism से related है, malarm जो है वो symbolism से related है, ब्रूक जो है हमारे रॉबर्ट ब्रूक किससे related है, जॉर्जियन पोएट्री से, इलियट मॉडर्निज्म से related है, सबको पता है. Which work is considered the landmark poem of modernism? अरे वाह, वेस्टलैंड, इसके बारे में हम इतनी दिनों से चर्चा कर रहे थे, आ गई. इलियट का वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश्ड है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्निज्म पोएम, मॉडर्निस्ट पोएम. ओके, 67 द एक्सप्रेशन मिथिकल मेथड, ये किससे एसोसिएटेड है? टीएस इलियट ने ये दिया था, किसके लिए दिया था? इलियट प्रेज जॉयस यूज ऑफ मिथ फॉर मॉडर्न एक्सपीरियंस, जॉयस का जो यूज ऑफ मिथ है फॉर मॉडर्न एक्सपीरियंस उन्होंने दिया था. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी अ टेक्निक ऑफ, किसकी टेक्निक है? देखो, रिस्टोरेशन ड्रामा बहुत पहले का है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की फ्लो होती जा रही है. आपकी बातें मान लीजिए, आई टॉक अबाउट, मुझे बात आज बहुत अच्छी लग रही है. देन आई वेंट ऑन टू, अच्छा पार्लर वाली आंटी उसने लेकिन कुछ दुखी लग रही थी. या women suffer a lot, women have a lot of work to do, household chore भी करना है, काम भी करना है, ये वो करना है. then I thinking about यार स्कूल डेज कितने अच्छे थे. you remember वो वाली मैम कितनी अच्छी थी. so I'm going on from one thought to another to another to another, and this flow of thought, this is what, अगर एक करेक्टर ऐसे चलता चला जा रहा है, that is stream of consciousness. ठीक है, बिना कुछ ध्यान दिए आप उसके ऊपर रिस्ट्रेन नहीं लगा रहे हैं. सो प्रेजेंट्स कॉन्शियस फ्लो ऑफ करेक्टर्स थॉट. ठीक है, मैच कर दो जेम्स जॉयस को, वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ को, डीएच लॉरेंस को और कॉर्नर को. ठीक है, इनको हमें मैच करना है. सन्स एंड लवर किसका है? जेम्स जॉयस, ऑफ कोर्स जेम्स जॉयस का यूलिसिस है सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, कॉर्नाट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस. मिसेस डैलोवे हमारी वर्जीनिया वुल्फ है भाई. सन्स एंड लवर्स डीएच लॉरेंस हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी एंड द ऑप्शन इज बी. सो जेम्स जॉयस का यूलिसिस, वुल्फ का, मिसेस डैलोवे लॉरेंस का, इट इज सन्स एंड लवर्स, एंड कॉर्नर का आपका क्या हो जाता है? हार्ट ऑफ डार्कनेस. ठीक है, सो question number 70, which novelist is most closely associated with the stream of consciousness? चार्ल्स डिकिंस नहीं है, थॉमस हार्डी नहीं है, ये लोग पहले के हैं. मॉडर्निज्म की ये बात हो रही है. वर्जीनिया वुल्फ इतना देखा हमने उनकी, मिसेस डैलोवे को अभी ही. इन द थिएटर और टू द लाइट हाउस भी है ना. इन द थिएटर ऑफ अब्सर्ड, ये किसका है? इन द थिएटर ऑफ द एसोसिएटेड विद, ओके दिस इज सैमुअल बेकेट का है. किसका है का आंसर, है ना. पर यहाँ पे पूछा है इज एसोसिएटेड विद, तो वो भी देख लेते हैं. लॉजिकल प्लॉट्स है, हैप्पी एंडिंग नहीं, ये इसमें भाई एग्जिस्टेंशियलिज्म थिंकिंग होती है, मीनिंगलेसनेस होती है. यस, दिस इज ऑप्शन नंबर सी. एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है, मीनिंगलेसनेस होती है, रिफ्लेक्ट करता है अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. आप भी जब बोल रहे होंगे आपके मुंह से यही वर्ड्स निकलेंगे, मीनिंगलेसनेस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एंजाइटी है, क्वेश्चनिंग है ना. Which dramatist is not generally associated with the theater of absurd? Samuel Beckett है, Eugene Ionesco है, Harold Pinter है. इनके बर्थडे पार्टी इज वर्क. हार्लोट पिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू अभी, ये तो सिर्फ आप जानने के लिए जान लीजिए कि हाँ थिएटर ऑफ अब्सर्ड से एसोसिएटेड है, उतना बहुत है अभी आपके लिए. बट लेटर ऑन नेक में इट इज फेवरेट. ठीक है, Oscar Wilde is not associated, so it is the correct answer क्योंकि हमसे not ही पूछा गया था. Wilde belong करते हैं late Victorian comedy से. ठीक है, now 73 epic theater is chiefly associated with what? Bertolt Brecht. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी वीडियोस बना रखे हैं गाइस जिसमें मैंने कवर कर रखा है कि कौन सा किससे एसोसिएटेड है. थिएटर ऑफ एब्सर्ड है तो मार्टिन एस्लिन है. अलग अलग लोगों के एपिक थिएटर किसने दिया है, ये सब चीजें डिटेल्ड में आपको, और वो भी प्लस पॉइंट, गुड पॉइंट इज कि वो एमसीक्यूज हैं. ठीक है, पूरे 100 एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा 100 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे. सो जस्ट गो वॉच देम आउट, वो एज अ होमवर्क आप सबको वो चीजें करनी है. ठीक है, सो यस, ब्रेस्ट जो है वो यूज करते हैं एलिनेशन इफेक्ट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग. एलिनेशन क्या है? आप कभी कभी उसमें ब्रेक कर देते हो फोर्थ वॉल को भी. ये देखिए पर्पस ऑफ ब्रेस्ट एलिनेशन इफेक्ट, वॉल्फ्रीम
डंक्स इफेक्ट, ये जो है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। सो इस टू ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिएट रोमांटिक इल्यूजन नहीं, इंक्रीज इमोशनल आइडेंटिफिकेशन नहीं, एनकरेज क्रिटिकल डिटैचमेंट। यस, हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑडियंस है वो एकदम इमोशनली हो जाएगा, पैथोस निकलेगा, सिर्फ वही होगा, उससे कुछ होगा नहीं। समाज में सुधार तब आएगा जब आप क्रिटिकली चीजें सोच पाएंगे, ठीक है। उसके लिए ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल का यूज किया जाता है, यानी कि हम ऑडियंस से डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बातें करने लग रहे हैं। या करेक्टर जो है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। एक ही करेक्टर अगर दो तरह के काम करेगा, यानी मैं ही हूं जो अभी दुखियारा जैसी बनी थी और अब मैं हंसने वाला कैरेक्टर उठा लेती हूँ, ठीक है। सो आपको क्या लगेगा, यू आर लाइक, आप वो जो कनेक्शन मेरे से बना रहे होगे जब मैं दुखियारा बन रही होंगी, वो लूज हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स लाइक यहाँ पर आपको कनेक्शन लूज करवा देंगे वो, और आप प्रैक्टिकलिटी में घुसेंगे, आप उस चीज को क्रिटिकली समझेंगे कि हाँ ये तो एक स्टोरी है, अब इसे क्रिटिकली समझा जाए। सो उससे क्या होगा, क्रिटिकल चीजें बढ़ेंगी एंड तब जाकर समाज में रियल सुधार आएगा। किचन सिंक ड्रामा यूजुअली क्या होता था, किचन की सेटिंग है, छोटे से बेडरूम की थोड़ी बहुत सेटिंग होगी, बस उसी में दिखाया जाएगा। सो यूजुअली सोशल इश्यूज होते हैं लार्जर, उनको एक आपकी छोटी सी फैमिली के थ्रू या छोटी सी कम्युनिटी के थ्रू ही दिखा दिया जाएगा। सो दिस इज एवरीडे वर्किंग क्लास, focuses on ordinary domestic and social problems. So theater of matching कर लेते हैं guys, matching का time दोबारा आ गया है। Theater of absurd से Samuel Beckett, of course Samuel Beckett associated है। आपके देन आ जाते हैं एपिक थिएटर। एपिक थिएटर से कौन एसोसिएट है, अभी पढ़ा है, बर्टोल्ट ब्रेcht। देन किचन सिंक ड्रामा से कौन है, जॉन ऑसबॉर्न, इनका प्ले भी है हमारे यहाँ लोग बाकी नांगर। प्रॉब्लम प्ले इब्सन का है, इनका कौन सा प्ले बताइए, इट इज डॉल्स हाउस, यस। सो वन का थिएटर ऑफ अब्सर्ड का हो जाता है बी, वन का बी, यस। एंड वन का डी है, रॉन्ग रॉन्ग। सी में वन का सी है, रॉन्ग रॉन्ग। and D में 1 का A है, wrong wrong. Okay, so we will eliminate it. Answer is A. Now, which work is considered a classic problem play? अरे very important और हमारे कोर्स में है A Doll's House. Yes, इब्सन एक्सप्लोर करते हैं मैरिज को, जेंडर को और इंडिविजुअल फ्रीडम को, हमने डॉल्स हाउस वाले मैराथन में भी पढ़ा है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मेनली एग्जामिन क्या करता है, पोस्ट कॉलोनियल वो है, कॉलोनीज का बनी थी जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज डिफरेंट जगह बना ली थी, इंडिया वाज वन ऑफ देम। तो जब हम कॉलोनाइज थे, वो कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, जब वो चले जाते हैं हम फ्री हो जाते हैं, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। अब पोस्ट कॉलोनियल यानी फ्री होने के बाद जस्ट हमारी क्या थिंकिंग होगी, हम क्या दिखा रहे होंगे, क्या एग्जामिन कर रहे होंगे, वो पूछा जा रहा है। सो इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड आइडेंटिटी हम ढूंढ रहे होंगे अपनी। सो पावर, कल्चर, लैंग्वेज एंड रेजिस्टेंस ओवर आफ्टर द कॉलोनियल रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, which is not को हमने अंडरलाइन कर लेना है। जनरली अ मेजर कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या नहीं होता है बताइए, जेंडर रिप्रेजेंटेशन हमारा कंसर्न नहीं, क्या ऑफ कोर्स है, हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को हम चैलेंज करते हैं, हमें उससे मतलब होता है। वुमेन की वॉइस इन लिटरेचर, ऑफ कोर्स वॉइस क्या, हम तो लैंग्वेज तक अब अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एरिस्टोटेलियन यूनिटीज, जो 3 यूनिटीज है, नहीं, इससे मतलब नहीं है। जो 3 यूनिटीज हैं, टाइम, प्लेस और एक्शन की, शेक्सपियर जाने जाते हैं कि वो एक्शन को फॉलो करते हैं, एंड एलिगेशंस लगते हैं कि वो टाइम प्लेस को फॉलो नहीं करते हैं, बट पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद इट, व्हाई, बिकॉज वो वंडरफुल प्लेस लिखते हैं, उनके डायलॉग्स से भी उनको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है। सो दिस वाज सम प्लस इन्फो फॉर यू ऑल। नाउ which sequence is historically correct, modernism, theater of absurd, post colonial literature, postmodernism, कौन सा सही है, हिस्टोरिकली करेक्ट सीक्वेंस बता दो। सबसे पहले क्या आएगा, देखो पोस्ट वाला तो बाद में आएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म भी है ना। सो आपका पहला मॉडर्न आ जाएगा अर्ली 20th सेंचुरी, फिर बीच में अपसर्ड 1950s में आएगा, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्निज्म बाद में आएगा, लेट 20th सेंचुरी हो जाएगा इसका। सो ऑप्शन इज सी, 1 2 3 एंड 4। ओके, so which literary period is most closely associated with the doctrine of decorum, यानी order, decorum की बात कहाँ हो रही है, नियो क्लासिकल एज में सबसे ज्यादा इसकी बात होती है। सो नियो क्लासिसिज्म एम्फसाइज करता है आपके ऑर्डर को, आपके डेकोरम को, आपके बैलेंस को बनाकर रखने की बात होती है यहाँ पर क्लासिकल रूल्स के। सो अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट क्रोनोलॉजिकली, सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से बताओ। मेटाफिजिकल पोएट्री आपने कितना पहले पढ़ा था भाई, 17th सेंचुरी में। सो दिस इज ऑब्वियसली सबसे पहले, 1 पहले आएगा, ये हट जाते हैं, ये रहते हैं, और इनको भी हमने हटा दिया है, डी को हटाया है जी के, विक्टोरियन बेचारा नहीं हटाया, लेट्स रिमूव इट।
ओके है ना। सो यस, हमारे पास डी हट गया, बी हट गया, सी एंड ये बच रहा है। सो सबसे पहले तो हमने मेटाफिजिकल पोएट्री कर दिया, फिर उसके बाद क्या आ जाता है बताइए, मेटाफिजिकल के बाद कौन सा आएगा, न्यू क्लासिकल आता है, एंड देन न्यू क्लासिकल के बाद रोमांटिक, और उसके जस्ट बाद विक्टोरियन। ये तो एकदम लाइन से लगे हुए हैं। सो दिस इज ऑप्शन नंबर विच 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। सो मेटाफिजिकल पोएट्री, फिर न्यू क्लासिसिज्म, फिर रोमांटिसिज्म 1798 to 1837, 1837 to 1901 विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, सारे पीरियड्स आपको याद करने, डेट्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। हम अभी आखिरी में एक बार विजन भी कर लेंगे उसका। सो मैच द मूवमेंट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक, चीफ कैरेक्टरिस्टिक से मैच करो। रेनेसा में क्या होता है, ह्यूमैनिज्म से रिलेटेड है। रोमांटिसिज्म ऑब्वियसली इमेजिनेशन से, ये कोई गलत नहीं कर सकता। 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, यस, दो मैच हो रहे हैं यहाँ पे। तो 1 का बी नहीं है, 1 का बी है ही नहीं, 1 का बी है, 2 का सी नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, देन वी हैव विक्टोरियनिज्म, दैट इज ऑब्वियसली सोशल रियलिज्म। और मॉडर्निज्म किससे एसोसिएट होगा, वहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे थे, मैं बता चुकी हूँ। सो दिस इज ऑब्वियसली 4 का ए, तो थर्ड का डी, फोर्थ का ए, देखो थर्ड का डी एंड फोर्थ का, यस वी हैव डन करेक्टली। सो रेनेसा ह्यूमैनिज्म से रिलेटेड है, रोमांटिसिज्म इमेजिज्म से रिलेटेड है, विक्टोरियनिज्म सोशल रियलिज्म से रिलेटेड है, मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, which pair is incorrect, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, बता दो। मेटाफिजिकल पोएट्री कंसीट्स यूज करती थी, हाँ, लेकिन क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो सही होते हुए भी बेचारी को कैंसिल करना पड़ेगा। न्यू क्लासिसिज्म रीजन की बातें करता है क्या, यस, सही होते हुए भी कैंसिल। रोमांटिसिज्म ऑब्जेक्टिव ओवर इमेजिनेशन, जी नहीं, इमेजिनेशन ओवर ऑब्जेक्टिविटी, और ये लोग सब्जेक्टिविटी में मानते थे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, मॉडर्निज्म में फ्रैगमेंटेशन होता था, हाँ बात सही है, इसे हटा देंगे, इनकरेक्ट पूछा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन प्राइमरी किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, रिस्टोरेशन राइटर्स को, जी नहीं, इट वाज द रोमांटिक राइटर्स, यस, 1789 उसकी डेट, 1798 इसकी डेट, यस। ओके, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी इंस्पायर्ड द रोमांटिसिज्म, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी, है ना। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्राइमरी इन्फ्लुएंस हो गया 86, which author belongs to Victorian age, बताओ। सैमुअल बेकेट नहीं, ये हमारे मॉडर्न बाद में आ रहे हैं। थॉमस हार्डी, करेक्ट आंसर, सोशल रियलिज्म दिखाते हैं अपनी नॉवेल्स में। विलियम ब्लेक नहीं, प्रोटो रोमांटिक हैं ये। जॉन डन नहीं, मेटाफिजिकल पोएट हैं, 17वीं सेंचुरी में आते हैं। सो विच लिटरेरी which literary movement rejected linear narrative and certainty, बताओ। लीनियर नरेटिव, सब कुछ लाइन से, लाइन बाय लाइन इवेंट्स हो रहे हैं, सर्टेनिटी है हर चीज की, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, किसमें होगा, इसमें रिजेक्टेड को अंडरलाइन करिए, किसमें नहीं होगा ऐसा, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा भाग गए, क्वेश्चन को अंडरलाइन करो, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट, करेक्टली मैच, इनकरेक्टली मैच, इस चीजों को हमें अंडरलाइन करना है, जिससे हम फ्लो में आंसर गलत ना करें। सो रिजेक्टेड पूछा है तो क्या होगा, मॉडर्निज्म इस सबको रिजेक्ट करता है, बाकी में आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा। सो मॉडर्निज्म इंट्रोड्यूस करता है फ्रैगमेंटेशन नरेटिव, फ्रैगमेंटेड नरेटिव्स होते हैं, एंड एम्बिग्विटी होती है, सब कुछ श्योर नहीं होता है, एम्बिगुअस होता है, जब चीजें क्लियर नहीं होती, फ्रैगमेंटेड है। 88, which author with the literary movement, ऑथर को मैच करना है विद लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है। जॉन डन आपकी क्या है, बहुत इजी, मेटाफिजिकल पोएट्री, इसको तो मैं पार जाकर तुरंत ही कर दूंगी, है ना। देन वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिसिज्म, टीएस इलियट, मॉडर्निज्म, अरे भाई, और वेरी फार, ओके, राइट। सेन अलेक्जेंडर पोप आपका क्या है, न्यू क्लासिसिज्म, यस। अब जरा बताए, जॉन डन, 1 को हमने मैच किया डी से, 1 का सी है, हटा दो हटा दो, 1 का यहाँ पे डी है, 2 का सी है, एक ही में देख लेते हैं, राइट। 2 का सी है, यस है, 3 का होना चाहिए बी है, 4 का ए होना चाहिए है, करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। डन मेटाफिजिकल पोएट्री, पोप न्यू क्लासिकल से हैं, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड से हैं, इलियट, टीएस इलियट कहां से, थॉमस जर्न्स इलियट कहां से है, मॉडर्निस्ट से। Which work अनाउंस करता है the beginning of the English romanticism, none other than lyrical ballads, किसको नहीं आता ये, चाहिए आप, फिर आप
you need to start it all from start. अगर आपने ये आंसर गलत किया है, प्लीज गाइज गो बैक, स्टार्ट इट फ्रॉम स्टार्ट, पीवाईक्यूज वीडियो से दोबारा शुरू करो। अगर अब इस वीडियो को भी प्लीज दोबारा देख लो, तब भी आप सही कर दोगे, है ना। 1798 इज द लैंडमार्क ऑफ रोमांटिसिज्म, मतलब आप ढंग से नहीं देख रहे हो अगर आपने ये गलत किया। Which Victorian intellectual development cause करता है क्राइसिस ऑफ रिलीजियस फेथ, ठीक है, किसकी वजह से होता है? दिस इज डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हमने ये डिस्कस किया है। डार्विन चैलेंज कर देते हैं ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ को। अरेंज द फॉलोइंग राइटर्स बाय बर्थ, सो सबसे पहले आपके कौन से आते हैं? ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ तो बहुत बाद आएंगे शेक्सपियर के, ठीक है। सबसे पहले आपके शेक्सपियर ही आ जाते हैं, देन आपके आ जाते हैं मिल्टन, दैट इज 1608। शेक्सपियर वॉज 23 अप्रैल 1564, ठीक है। देन मिल्टन आपके आ जाते हैं 1608, पोप आ जाते हैं 1688 एंड देन वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं 1770। बिल्कुल सही से दिया हुआ है, 1 2 3 4, बी इज द करेक्ट आंसर। सो सबसे पहले शेक्सपियर है 1564, फिर मिल्टन 1608, Pope 1688, Wordsworth 1770. Which literary trend is most closely associated with ambiguity, irony और open endings हैं जिसमें? बता दो। अभी बढ़ा है यार मॉडर्निज्म, रिस्टोरेशन में एम्बिग्विटी और ये सब नहीं है, मिडिवल रोमांस में नहीं है, एपिक पोइट्री में नहीं है एम्बिग्विटी, ठीक है। आर्ट फॉर आर्ट्स से किस मूवमेंट कौन सा एम्फसाइज करता है? आर्ट फॉर आर्ट्स से, ये तो याद रखना है, ए से आर्ट फॉर आर्ट्स से, ए से एस्थेटिसिज्म, सो एस्थेटिक मूवमेंट, राइट, एसोसिएटेड विद कौन इसके इंपॉर्टेंट है? वॉल्टर पैटर, ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। Okay, so 94, match the critic writer with a famous idea जो वो देते हैं। So हमने तो कीट्स को इतनी बार पढ़ लिया है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी देखते ही उनकी याद आ जाती है। फॉर का बी पूरा मैच कर लेते हैं, बिलीव इट्स इजी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड किसका है जरा बता देना। इट इज नन अदर देन टीएस इलियट, जो बोलते हैं, ये मैं पीवाईक्यूज वीडियो में समझा भी चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो भी सेटिंग है, जो सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, दैट शुड मैच विद योर फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी चल रहा है कैरेक्टर्स में। सो अगर मैं रो रही हूँ तो कुछ बारिश जैसा मौसम होगा, बादल होंगे। मैं दुखी हूँ तो कुछ ब्लैक ब्लैक मौसम हो रखा होगा, है ना। मैं एकदम ही रो रही हूँ तो बारिश ही होने लगेगा और तगड़ी वाली, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स मैचिंग, द ऑब्जेक्ट मैचिंग विद, कोरिलेटिंग विद माय इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है। एंड द सेटिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग वो मेरे से मैच कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। देन वी हैव आर्नल्ड का क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, हमने इतनी बार अभी पोएम पोएट्री पढ़ी। वर्ड्सवर्थ का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, कौन गलत कर रहा है इसको बताओ? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 में दिया गया है। बिल्कुल सही। सो आंसर इज वर्ड्सवर्थ का हो जाता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, आर्नल्ड का क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी। सो वन का हमने वर्ड्सवर्थ को कहाँ मैच किया हुआ है? इट इज डी, वन का डी, वन का डी है, हटा दो। वन का डी है, वन का डी है, इसको भी हटा दो फटाक से। देन फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ का बी है, सो फोर्थ का बी है, फोर्थ का सी है, हटा दो एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। Which of the following belongs to post-colonial literature? Post-colonial literature से कौन belong कर रहा है? देखो बिल्कुल पैराडाइज लॉस्ट पहले का है, बहुत मिल्टन के टाइम का, ये बिल्कुल नहीं होगा, पुरिटन पीरियड का है। द प्रील्यूड आपके वर्ड्सवर्थ का है, तो ये भी नहीं होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन, यस, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। जैसे ही इंडिया का फ्री इंडिया मूवमेंट होता है, ये बच्चे जन्म लेते हैं, सलमान रश्दी है इसमें, शिवा है इसमें, ठीक है, जो 12 ओ क्लॉक के पास जन्म लिए हैं एंड इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि टेलीपैथी की हमारे किसके पास होती है? सलमान। ओके, वी हैव इट ऑन। अच्छा शिवा है इसमें, पार्वती भी है इसमें, ओके ओके। नाउ सलीम, 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 सलमान बोल रही थी मैं, सलमान बोल के सोच रही हूँ यार सलमान कैसे। ओके सलीम, ओके। Now, which pair is correctly matched? Which pair is correctly matched? Kitchen Singh Brahma, Bertrand Bridge का है,
एपिक थिएटर है इनका। एपिक थिएटर सैमुअल बेकेट का, अभी बताया कि एपिक थिएटर उनका है, बेकेट कहाँ से हो जाएंगे, वो थिएटर ऑफ अपसर्ड से रिलेटेड है, थिएटर ऑफ अपसर्ड से रिलेटेड है, पर उन्होंने दिया नहीं है। एंड या थिएटर ऑफ अपसर्ड से रिलेटेड आपकी यूजीन ionesco है, यस हमने पढ़ा भी था एग्जाम्पल्स में। ionesco इज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेराइट्स ऑफ द थिएटर ऑफ अपसर्ड। किसके साथ साथ हमारे सैमुअल बेकेट भी है उसमें एग्जाम्पल्स में। सो ट्रांजिशन विक्टोरियनिज्म से मॉडर्निज्म का ट्रांजिशन वाज एक्सेलरेटेड बाय कौन सा वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बताया था आपको ये चीज, इतनी बार शेडेड कर देता है विक्टोरियन के जो ऑप्टिमिज्म, इनकरेज मॉडर्निज्म, ऑर्नामेंटेशन, सब कुछ शेडेड हो जाता है, शेडेड बिखर जाता है सब। It's not thing to laugh on, but of course we have to learn it all, है ना? So which sequence is historically correct है ये बात, कौन सा सीक्वेंस करेक्टली मैच करेक्टली कीजिए, आई मीन रेनेसा आता है, फिर या रेनेसा तो आई थिंक सबसे पहले ही आएगा इनमें से, हाँ रेनेसा, फिर नियो क्लासिसिज्म, उसके जस्ट बाद रोमांटिसिज्म, फिर विक्टोरियनिज्म आता है, उसके बाद मॉडर्निज्म आता है, विक्टोरियनिज्म बीच में नहीं दिया ऑब्वियसली, फिर मॉडर्निज्म आ जाएगा। तो ठीक है, बात बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 सी ऑप्शन इज करेक्ट। 99 assertion और reason है, पढ़िए। assertion, modernist writers experimented with the literary form, of course करते हैं भाई, they believe traditional forms could fully express modern experience। क्या वो बिलीव करते हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं वो पूरा पूरा मॉडर्न एक्सपीरियंस को दिखा लेंगे? नहीं, तभी तो वो उसे रिजेक्ट करते हैं और वो नए फॉर्म्स लेकर आते हैं। सो assertion ट्रू है, लेकिन रीजन जो की है वो गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। सो मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं बिकॉज दे बिलीव कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स इनएडिक्वेट है, वो उनकी चीज को मॉडर्न लाइफ को समझा ही नहीं पाएंगे वो फॉर्म्स, है ना? Yes. So last question in front of your screen is this, and that is, which statement best summarize करता है the overall development of English literature? So literature develop without social influence, बिना social influence के ऐसे ही develop हो गई literature? नहीं भाई, हर चीज का influence literature पे रहा है, चाहे वो social हो, political हो, historical हो, हर चीज का, तभी तो history of English literature पूरी पढ़नी पड़ रही है दोस्तों। So B, literary periods are shaped by historical, political, intellectual, cultural changes। बिल्कुल इसने मन की बात कह दी, ठीक है? So this is correct. Every age rejected all previous traditions, ऐसा नहीं है ये हर एज सारी previous traditions को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है? Like modernism to post modernism, कुछ चीजें बदली थी बट completely रिजेक्ट ही कर देना हर चीज को, ऐसा नहीं हुआ था। So English literary history reflect continuous interaction between literature, changing social, political, religious, intellectual context, हर चीज की बदलाव से जुड़ा है हमारा लिटरेचर और उसको प्रभाव डालता है। नाउ पीरियड को कीवर्ड से जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। रेनेसा क्या है? ह्यूमनिज्म, रिवाइवल, रिफॉर्मेशन, ठीक है? एलिजाबेथ में क्या आता है? ड्रामा, सोनेट्स और शेक्सपियर बहुत फेमस है इनके, उनके सोनेट्स, सबके राइमिंग स्कीम्स हमें पता है, राइट? मेटाफिजिकल आपके कंसीट्स हैं, विट हैं, इसके एग्जांपल्स में आपको सारे मेटाफिजिकल पोएट्स याद होने चाहिए बाय हार्ट, सारे यूनिवर्सिटी विट्स याद होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है? शेक्सपियर है, एंड्री मार्वल है, टू हिज मिस्ट्रेस उन्होंने लिखा है ना? सो मेटाफिजिकल हो गया, नियो क्लासिसिज्म, रीजन, डेकोरम, पोप से रिलेटेड है नियो क्लासिसिज्म। रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन ओवर रीजन, नेचर, इमोशन, विक्टोरियनिज्म, रियलिज्म, मोरालिटी, साइंस, इंडस्ट्रियलिज्म, प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, मिडिवलिज्म और आर्ट के पास जाते हैं ये, और रोजेटी इसमें इंपॉर्टेंट है। मॉडर्निज्म फ्रैगमेंटेड है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस का यूलिसिस, वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डैलोवे, ठीक है? टू द लाइट हाउस, इलियट, यस इलियट, उनका कौन सा पोएम है मॉडर्निज्म का, जरा बताना, बहुत फेमस है, जो कि यू नो इट इज बेसलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एलिगरीज का यूज हुआ है, डिफरेंट इंटरटेक्चुअलिटी का यूज हुआ है, मतलब दूसरे वर्क से इंस्पिरेशंस ली गई हैं, उनसे चीजें उठाई गई हैं, कैरेक्टर्स कुछ तुम्हें एज इट इज मिल रहे हैं, है ना? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी लॉन्ग ऑल्सो, जिसको चुटका किसने बनाया था बताइए? इमेजेस की बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस में कौन है आपके? इजरा पॉन्ड। नाउ पोस्ट मॉडर्निज्म, प्लेफुलनेस है उसमें, इंटेलेक्चुअलिटी है, आयरनी है, ठीक है? हमने जब एक्सेप्टेंस कर लिया है जो भी है डिस्टॉर्टेड, ठीक है ना? वी आर सेलिब्रेटिंग इट,
पोस्ट कोलोनियलिज्म, एम्पायर, आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी अभी हम फ्री हुए हैं तो हम अपने आइडेंटिटी के बारे में सोचेंगे। सो फेमिनिज्म, जेंडर, पेट्रियार्की, वुमेन्स राइटिंग, है ना, हमें अपनी राइटिंग चाहिए। अ रूम ऑफ वंस ओन इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। लिटरेचर ऑफ देयर ओन हो गया, अब बाय एलेन शॉर्टर फेमिनिज्म में। absurd ड्रामा, मीनिंगलेसनेस, थॉमस बेकेट इसमें है, आइनेस्को इसमें एग्जांपल है। मीनिंगलेसनेस, एग्जिस्टेंशियल थीम कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम क्यों ही हैं, है ना। एपिक थिएटर, बर्टोल्ट ब्रेcht, ओके। एलिनेशन इफेक्ट हमने पढ़ा। किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा, वर्किंग क्लास रियलिज्म, जॉन ऑसबॉर्न इसके एग्जाम्पल हैं। लुक बैक इन एंकर, लुक बैक इन एंगर इज एग्जाम्पल। प्रॉब्लम प्ले, हेनरी किटसन सोशल इश्यूज दिखाता है, एंड कौन है, A Dog's House. Okay, so these are the dates जो आपको याद रखनी है by heart. ठीक है, सो 100 क्वेश्चंस के बाद भी मैं आपको इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ, ये भी पढ़ो, ठीक है। एंड योर होमवर्क इज वन मोर, एक तो आपको वाली वीडियोस देखनी है, ठीक है, जिसमें सारे कौन से थिएटर किससे रिलेटेड है, ये सब वाला। इसका एक और एमसीक्यू है, पूरा 100+ एमसीक्यूज हैं गाइस, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। हर एक यूनिट के आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज, सो 100+ मतलब हर एक यूनिट के अगर मिल जाते हैं 400-500 एमसीक्यूज, दे आर वेरी ग्रेट फॉर यू, है ना। कितना प्रैक्टिस हो जाएगा सोच नहीं सकते, वो कर लेना, इसका होमवर्क है। प्लस प्लस सब लोग जो भी इस वीडियो को ढंग से देख रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, डू राइट द डेट्स इन द कमेंट सेक्शन, नो चीटिंग, डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर मी। और कोई भी गूगल नहीं करेगा, जो भी लिखना है खुद से लिखिए, सही गलत नो मैटर व्हाट, आई विल अप्रिशिएट इट। अगर आपकी इतनी डेट्स में से एक भी गलत हो जाती है, आई विल अप्रिशिएट इट। आप बाद में लिख दीजिए यस आई चेक्ड ऑन इट एंड ये वाला मेरा गलत था, बट पहले आप लिखोगे ओरिजिनली आपको कितना याद है, याद करने के बाद। सो याद करना है, कमेंट में लिखना है, इससे आपका ये पक्का हो जाएगा। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन एज 449 से 1066, ठीक है, 449 से 1066, फिर 1066 से लेकर 1500 या आपके चौसर की बर्थ डेट भी आती है 1453, उससे भी आता है रेनेसा, अर्ली मॉडर्निज्म 1500 to 1600, मोटा मोटा ये देखा जाता है। एलिजाबेथन पीरियड 1558 to 1603, चौसर का पीरियड भी इसमें आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक। नाउ एलिजाबेथन का पीरियड 1558 to 1603, जैकोबियन का पीरियड बताइए, जैकोबियन का 1603 to 1625, कैरोलाइन चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड है 1625 to 49, उसके जस्ट बाद ओलिवर क्रॉमवेल का पीरियड आता है, दैट इज 1649 to 1660, एंड 1660 से लेकर 1700 आपका रिस्टोरेशन पीरियड होता है। फिर आता है ऑगस्टिन या न्यू क्लासिकल एज, जो कि 1700 to 1798 रहती है। रोमांटिक कहां से स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली 1798 से 1837 तक रहती है, एंड 1832 यहाँ लिखा है, एंड कुछ में 1837 भी आता है। विक्टोरियन 1837 to 1901, एंड देन मॉडर्न पीरियड 1901 से 1945। आपको मॉडर्न कैसे याद रखना है, 1900 से स्टार्ट होगा, आधा बीच का निकालो, 50 नहीं 45 पे उसको खत्म कर दो। 45 से लेकर आज तक जितना चल रहा है वो क्या है, पोस्ट मॉडर्न एज। तो इसमें ज्यादातर रोमांटिक हो गए, विक्टोरियन हो गए, याद ही है, मैंने तुमको मॉडर्निज्म याद ही करा दिया कि 1901 से स्टार्ट करो, आधे से थोड़ा 5 पहले ही खत्म कर दो 45 तक, फिर 45 से प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इधर वाली तो तुम्हें ऑलमोस्ट याद है। और 1798 से ऑब्वियसली ये स्टार्ट हो रहा है, तो ऑगस्टिन की एज एंडिंग 1798 होगी, 1700 से 1798 कर दो, ठीक है। तो इतना तो तुमको मैंने यही याद करा दिया, 1700 से स्टार्ट कर दो एकदम जीरो वाले से, 1700 to 1798 ऑगस्टिन या न्यू क्लासिकल एज हो जाती है, जो कि रोमांटिक से पीरियड थी, पहले थी। रोमांटिक की जस्ट बाद वाली भी पता ही है, विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया का 1837 to 1901 रहा है, 1901 से 45 आधे से 5 छोटा, पोस्ट मॉडर्निज्म 45 से लेकर पूरा अभी तक, ठीक है। तो इतना तो याद ही है हमें। फिर ओल्ड का याद ही रहेगा 1449 to 1066, उसके बाद 1066 तक। चौसर का बर्थ वाला डेट अलग मान लिया जाता है, तो जो बीच का है वो तुम भी मुझे लिख के दिखाओगे, ठीक है। सो got a lot from this video, right? So if you have got really some knowledge from this video, आपने questions practice किए हैं, सब कुछ किया है, so do give it a big thumbs up and follow the series from the very start to be there and to beat up the competition and get a seat for yourself in LU PGET exam crack करना है आपको।
राइट। LUPGET इंग्लिश एग्जाम को क्रैक करना है तो ज्वाइन कर लीजिए फ्री LUPGET इंग्लिश सीरीज, जहां पर हम ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी मैराथन्स 100 क्वेश्चंस की कर रहे हैं एंड होमवर्क्स भी इतने सारे कर रहे हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं चैनल पे, वॉच देम आउट। जो भी होमवर्क्स मिल रहे हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, वो हर वीडियो के बाद देखना है और हर दिन आपको मैराथन वाली वीडियो से पहले पेपर को समराइज्ड वे में पढ़ के आना है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर रखा है, वेरी वेरी ग्रेट फॉर यू, रिवाइज करके आना। जो नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दिस मच कि आप समराइज करके आएंगे। कुछ टेक्स्ट इतने छोटे होते हैं कि आप उसको लाइन बाय लाइन भी कवर कर सकते हैं बहुत इजीली 1 डे में भी।